सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्टडी टाइम में सभी का स्वागत है। और आज की डेट में मैं आपके सामने इंडियन पार्लियामेंट का शीर्षक लेकर के आया हूं। आज हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। अब देखिए साथियों, आज भारतीय संसद के विषय में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि इसका जो सबसे पहला बिंदु है कि भारतीय संसद का गठन कैसे होता है, भारतीय संसद किस किस से मिलकर के बनती है। तो देखिए, भारतीय संसद को 3 संस्थाएं हैं जो संसद का निर्माण करती हैं। सबसे पहले चोटी पर राष्ट्रपति, इसके बाद लोकसभा और फिर तीसरे स्थान पर राज्यसभा। तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों संस्था मिलकर के हमारे भारतीय संसद का निर्माण करती हैं, उसका गठन करती हैं। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसी संसद को हम राजनीति में इसको विधायिका कहते हैं। और विधायिका का सीधा शब्दार्थ है कि विधान बनाने वाली संस्था, यानी कानून बनाने वाली संस्था। तो विधायिका का या संसद का जो कार्य होता है वो कानूनों का निर्माण करना होता है। अब दोनों सदनों से विधेयक पास होते हैं और वो विधेयक दोनों सदनों से पास होने के उपरांत कानून का रूप तभी लेगा जब उसमें राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे, राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति प्रदान करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सभी कार्य, चाहे वो सरकार अपने कार्य करे या कानूनों को लागू करे, सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। तो कोई भी विधेयक कानून तभी बन सकता है जब उसमें राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति प्रदान करे, अर्थात उसमें अपने हस्ताक्षर करे। तो इसलिए चूंकि उनकी स्वीकृति के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता है, तो राष्ट्रपति संसद का अंग माना जाता है। तो ये तो आपके हो गया संसद का गठन, कि संसद का गठन किनसे किनसे मिलकर के होता है। जो पार्लियामेंट्री हमारी है उसका जो सभा और राज्यसभा से मिलकर के होता है। अब आइए दूसरे बिंदु पर हम लोग चर्चा करते हैं। दूसरा बिंदु ये है कि हमारे भारत की जो संसद है, क्या वो संप्रभु है, क्या वो सॉवरेंटी धारण करती है, सॉवरेन है। अब देखिए साथियों, ब्रिटेन की संसद की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन की संसद के विषय में तो कहा जा सकता है कि वो सॉवरेन है, वो संप्रभु है। उसके विषय में तो ये भी एक विद्वान ने कहा है कि अगर वो संसद दिन को रात कह दे तो मानना पड़ेगा कि मतलब रात है, रात को दिन कह दे तो मानना पड़ेगा, दिन को रात कह दे तो मानना पड़ेगा। इतनी पावरफुल है। लेकिन अगर हम अपने भारत की संसद की बात करें तो क्या ये उसी प्रकार की शक्तियां धारण करती है? तो मेरा उत्तर ये होगा कि भारत की संसद जो है, जो इंडियन पार्लियामेंट है, वो सॉवरेन नहीं है। अब कैसे सॉवरेन नहीं है? इसके 3 कारण हैं, 3 बिंदु हैं। पहला बिंदु तो ये है कि हमारे देश में कोई भी संस्था, जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियो में भी आपको बता चुका हूं कि कोई भी संस्था, कोई भी पद, कोई भी व्यक्ति अपने में प्रभुत्व संपन्न नहीं है। यदि प्रभुत्व संपन्न कोई है तो वो है भारत का संविधान। तो नंबर 1 जो पॉइंट है, नंबर 1, कि हमारे भारत की जो संसद है, इंडियन पार्लियामेंट, वो
प्रभुत्व संपन्न नहीं है। अगर प्रभुत्व संपन्न कोई हमारे देश में है तो वो है हमारे देश का संविधान, भारत का संविधान। तो वो संप्रभु है, उससे बड़ा न कोई संसद है, न कोई राष्ट्रपति है, न कोई पद है। तो इसलिए पहला पॉइंट तो ये हो गया कि जो सॉवरेन है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ना कि इंडियन पार्लियामेंट। अब दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि जैसा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन ऑफ संघ का इस्तेमाल किया गया है, यानी संघीय व्यवस्था अपनाई गई है, तो संघीय व्यवस्था में राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र को नहीं है। राज्य सूची में यानी केंद्र की सरकार और राज्यों की सरकारों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है और वो संविधान में किया गया है। तो ओवरऑल सारे पावर केंद्रीय सरकार के पास या इंडियन पार्लियामेंट के पास नहीं है, क्योंकि राज्य सूची में कानून बनाने का एकमात्र अधिकार स्टेट का है। जो समवर्ती सूची है उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों का है। तो हमारी संघीय शासन प्रणाली में दो प्रकार की सरकारें हैं और एक संविधान लिखित है, और उस लिखित संविधान में दोनों सरकारों की शक्तियों का विभाजन किया गया है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारी जो पार्लियामेंट है वो पूर्ण रूप से सर्वोच्च है या प्रभुत्व संपन्न है या सॉवरेन है। दो कारण हो गए। अब जो तीसरा कारण है, तो तीसरा कारण है जुडिशियल रिव्यू का। हिंदी में कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार ये दिया गया है किसको? न्यायपालिका को, सुप्रीम कोर्ट को। अब ये होता क्या है? दरअसल साथियों, यदि संसद कोई कानून बनाती है और देश के भीतर कोई दूसरी संस्था या कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का कोई समूह यदि उस कानून को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है और संविधान का हवाला देता है कि ये फला फला अनुच्छेद का अतिक्रमण कर रहा है कानून, तो उस संसद द्वारा बनाए हुए कानून की समीक्षा करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। सुप्रीम कोर्ट उस कानून की जांच पड़ताल करेगा और यदि वो पाता है कि नहीं संविधान के किसी आर्टिकल का अतिक्रमण हुआ है, उसका उल्लंघन हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि संसद के उस बनाए हुए कानून को उसी सीमा तक खारिज कर दे जिस सीमा तक उसने अतिक्रमण किया है। और अगर पूरा कानून ही मतलब अतिक्रमण कर रहा है तो पूरे कानून को भी वो शून्य घोषित कर सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा पावर ये जुडिशियल रिव्यू का सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो वो संसद के बने हुए कानूनों की समीक्षा कर सकती है और यदि उनको संविधान के विरुद्ध पाती है, अगेंस्ट में पाती है, तो उनको खारिज कर सकती है, उसको शून्य घोषित कर सकती है। तो साथियों, हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे भारत की संसद सर्वोच्च है? तो ये तीन बिंदु हैं, ये पॉइंट्स हैं जिनके बलबूते पर हम ये कह सकते हैं कि हमारी भारतीय संसद जो है वो सर्वे सर्वा नहीं है। तो अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। मैंने दो बात आपको बताई। पहले तो बताया संसद का गठन किससे किससे मिलकर के होता है, और दूसरी बात मैंने आपको बताई कि क्या हमारे भारत की संसद ब्रिटेन की संसद की तरीके से सर्वशक्तिमान है, प्रभुत्व संपन्न है, और नहीं है तो क्यों। अब आइए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं आगे। तीसरा है संसद का जो ये अंग है लोकसभा, ये लोकसभा का गठन। संसद के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। तो ये निम्न सदन है। अब साथियों, आप पूछेंगे निम्न सदन क्यों कहते हैं? दरअसल निम्न सदन ये एक परंपरागत है। ये परंपरा पहले से चली आई है कि भाई ये ब्रिटेन से परंपरा चली आ रही है कि ये
ये निम्न लोगों का सदन है। एक होता है उच्च वर्ग, हाई क्लास, और दूसरा होता है आम जनता, निम्न स्तर के लोग। तो जब निम्न स्तर, जब लोकतंत्र इस संसार में आया, तो लोकतंत्र में वो आम जनता के लोग शासन करने के लिए आए। तो उन आम जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से जिस सदन का निर्माण हुआ, उस सदन को हम लोकसभा कहते हैं और उसको निम्न सदन कहते हैं, क्योंकि उसको आम जनमानस ने, निम्न लोगों ने आकर के उसका गठन किया आकर। तो साथियों, ये बहुत पुरानी परंपरा चली आई है। तो इसमें ये निम्न सदन इसको कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन से जनता के चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं, वो आम जनता के ही बीच के होते हैं, आम जनता ही होती है वो। तो इसलिए ये निम्न लोगों के द्वारा ये इसको निम्न कहा जाता है। तो ये परंपरा चली आई है, तो आज भी ये परंपरा कायम है। तो इस लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। ये निम्न लोगों के द्वारा ये इसका गठन किया जाता है। तो लेकिन अब इसकी शक्तियों के विषय में तो आप जानेंगे कि यही एक मतलब ऐसा सदन है जो पावरफुल है, क्योंकि जनता का शासन है, लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में तो फिर लोकसभा ही सबसे शक्तिशाली है। तो आइए लोकसभा का गठन कैसे होता है ज़रा इसमें देखिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक संशोधन किया गया था। तो संशोधन था वो 84वां जो संविधान संशोधन, उसमें जो इसकी अधिकतम इसकी सदस्य संख्या होती है वो 552 इसकी अधिकतम संख्या है। और देखिए ये 552 ये टोटल है, हो सकती, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है, इससे कम तो हो सकती है लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो अधिकतम संख्या है ये 552। और इसके बाद ये 530 जो सदस्य हैं वो राज्यों से निर्वाचित होकर के आएंगे, जो हमारे राज्य हैं, स्टेट्स हैं। और ये 20 जो है ये संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित होंगे, अधिक से अधिक, मतलब अधिक से अधिक है ये, इससे कम हो सकते हैं। और ये 2 सदस्य जो है ये अगर सदन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो एंग्लो इंडियन का नहीं है तो ये उसका ये मनोनीत होंगे। ये निर्वाचित तो नहीं हो सकते लेकिन ये मनोनीत मतलब किए जाएंगे। तो ये मिलाकर के 530 प्लस 20 और प्लस 2 ये मिलाकर के हुए 552। अब देखिए वर्तमान में ये तो अधिकतम संख्या मैंने बताई, लेकिन वर्तमान में हैं कितने? ये वर्तमान में है 545। 545 में 530 29 राज्यों से निर्वाचित होकर के जनता के द्वारा प्रतिनिधि आएंगे, 530। इसके बाद 13 सांसद जो है वो जो संघ राज्य क्षेत्र हैं वो संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित होकर के आएंगे। इसके बाद 2 ये एंग्लो इंडियन हैं। अगर ये मतलब महसूस होता है कि नहीं एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व तो नहीं है पर्याप्त मात्रा में, तो इनको उनके 2 एंग्लो इंडियन का मतलब आप समझते होंगे। अगर नहीं समझते हैं तो मैं बता दे रहा हूँ कि एंग्लो इंडियंस जो होते हैं वो जैसे अंग्रेज़ हमारे देश में लगभग 200 बरस तक रहे, तो अब उस इतने लंबे समय अंतराल में बहुत से अंग्रेज़ ऐसे थे जिन्होंने यहाँ की महिलाओं से शादी भी की। और जब यहाँ की महिलाओं से शादी की तो उन्होंने भारत को अपना देश बना लिया, तो वो यहीं पर बस गए। यानी 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया, लेकिन वो अंग्रेज़ चूँकि यहाँ की महिलाओं से उन्होंने शादी कर ली, तो वो इस देश में पहले से रहते चले आ रहे थे, तो वो वहाँ ब्रिटेन में जाकर के यहीं बस गए। तो उनसे जो संतानें उत्पन्न हुई तो थोड़ी संख्या में ज़्यादा उनकी संख्या बढ़ गई, तो उनका प्रतिनिधित्व कैसे हो, तो वो उनको कहते हैं एंग्लो इंडियन। उनसे जो संतान उत्पन्न हुई तो उनको एंग्लो इंडियन कहते हैं कि मतलब माँ इंडियन है और पिता जो है वो इंग्लैंड के हैं, और शादी हुई उनसे जो औलाद पैदा हुई उनको एंग्लो इंडियन कहते हैं। तो एंग्लो इंडियन का यदि पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है लोकसभा में तो कम अधिकतम 2 एंग्लो इंडियंस को मनोनीत किया जाएगा, लेकिन ये निर्वाचित नहीं होंगे, मनोनीत होंगे। तो ये संख्या बन गई जाकर के वर्तमान में 545 बन गई। लेकिन साथियों एक बात का ध्यान रखना कि एक होता है निर्वाचित, दूसरा होता है मनोनीत। तो निर्वाचित वाले की वैल्यू ज़्यादा है। तो निर्वाचित ये 2 अगर हटा दिए जाएं तो 543 सांसद जो है निर्वाचित होते हैं, और टोटल 545 से हमारी लोकसभा का गठन
इस समय वर्तमान में होता है। अब देखिए 84वां संविधान संशोधन किया गया। ये 84वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया और ये व्यवस्था की गई कि 2026 तक किसी भी सूरत में लोकसभा की सीटें नहीं बढ़ाई जाएंगी, यथावत रहेंगी, यानी 552 से अधिक नहीं होंगी। और अगला देखिए क्या है कि सीटें बढ़ाने और घटाने का काम जो है वो परिसीमन आयोग करता है। परिसीमन का मतलब ये होता है कि ये राष्ट्रपति की अनुमति से ही करता है। तो परिसीमन का मतलब ये होता है कि ये जो निर्वाचन क्षेत्र हैं, जैसे एक संसदीय क्षेत्र होता है, तो ये समय समय पर ये जो परिसीमन आयोग है ये संसदीय क्षेत्रों को कम ज़्यादा कर सकता है। कुछ क्षेत्र को दूसरे उसमें निर्वाचित क्षेत्र में संसदीय निर्वाचन में जोड़ सकता है, किसी को घटा सकता है। तो ये अपने हिसाब से ये तय करता है जनसंख्या के आधार पर किसमें कितनी जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही। तो एक संतुलन बनाने के लिए कि एक 10 लाख की जनसंख्या का एक प्रतिनिधि हो जो 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे, तो इस प्रकार का एक संतुलन बना। अब किसी क्षेत्र की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, किसी क्षेत्र की आबादी कम हो गई, तो उसे ये परिसीमित कर देता है। तो परिसीमन आयोग जो है वो, और ये इससे बहुत ही महत्वपूर्ण ये कमीशन है, ये जो है सीटें भी इससे घट बढ़ जाती हैं। तो सीटें जब जनसंख्या बढ़ेगी तो सीटें बढ़ेंगी। तो परिसीमन आयोग जो है ये सीटें घटाने बढ़ाने का काम और किसी भी निर्वाचन क्षेत्र को कम ज़्यादा करने का काम ये परिसीमन आयोग करता है, और उस पर ये राष्ट्रपति की अनुमति से ही करता है। तो अब देखिए यहाँ पे अगला जो है ये आरक्षण। तो लोकसभा में आरक्षण कैसा है। अब देखिए आरक्षण अनुसूचित जातियों के लिए जो रिजर्वेशन है वो 2009 के बाद स्थिति दूसरी थी, लेकिन 2009 में जो परिसीमन हुआ तो परिसीमन आयोग की सिफारिश के अनुसार ये सीटें पहले से कुछ ज़्यादा बढ़ गई। तो ये 79 थी, 79 से ये 84 हो गई। यानी जो अनुसूचित जात के लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उनकी लोकसभा में जो सांसद होंगे वो 84 होंगे, और अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब के सांसद जो होंगे वो 47 होंगे। तो साथियों ये भी बढ़ गए, ये 41 थे तो 47 हो गए, ये 79 थे तो 84 हो गए। तो वर्तमान में इस समय 2009 के बाद जो 543 तो टोटल हो गई, और 543 में 84 सांसद जो है वो शेड्यूल कास्ट के होंगे रिजर्व, और अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब के 47 जो है सांसद होंगे। तो ये तो कोटा निश्चित हो गया, और बाकी वो सब सामान्य में आ गए। अब इसके बाद 126वां संविधान संशोधन किया गया। ये 126वां संविधान संशोधन करके आरक्षण को 10 वर्ष के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है। तो ये कार्यकाल चूँकि 25 जनवरी 2020 से जो पहले 10 वर्ष का बढ़ाया गया था वो 25 जनवरी 2020 से ख़त्म हो रहा था। तो अब उसे संविधान में 126वां संविधान संशोधन करके इसको आगे 10 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो ये अब इसकी जो डेट है वो 25 जनवरी 2030 तक हो गई है। तो ये साथियों लोकसभा का गठन और लोकसभा से संबंधित जो जानकारी थी वो मैंने बताई कि लोकसभा का गठन कैसे होता है। आप देखिए साथियों इसके दूसरे सदन की ओर चलते हैं। लोकसभा के विषय में मैंने आपको बताया। लोकसभा के विषय में एक और चीज़ बता दें कि उसका कार्यकाल निश्चित होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अब देखिए इसका दूसरा सदन है राज्यसभा। अब राज्यसभा का गठन कैसे होता है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अगर लोकसभा को निम्न सदन कहते थे तो इस राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। उच्च सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ए क्लास का आदमी, संभ्रांत, एलीट वर्ग वो इसमें आते हैं। बुद्धिमान लोग, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, बहुत ज़्यादा मतलब काबिल लोग इसमें माने जाते हैं। ऐसी परंपरा रही है, इसलिए इसको उच्च सदन कहा जाता है। अब देखिए इसका
उसका कार्यकाल लोकसभा का 5 वर्ष का होता है, वो निश्चित होता है। 5 वर्ष के बाद दोबारा उसका गठन किया जाएगा चुनाव के माध्यम से, नए सदस्यों के माध्यम से। लेकिन ये जो सदन है, इसका कार्यकाल कोई निश्चित नहीं है, ये स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता है। लोकसभा भंग होती है लेकिन ये भंग नहीं होता है, ये यथावत चलता रहता है। अब इसकी प्रोसेस समझ लीजिए क्या है कि सबसे पहली बात तो जो राज्यसभा है वो एक स्थायी सदन है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। और ये ज़रूर है कि इसमें हर दूसरे वर्ष इसके कुल सदस्यों में से 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और एक सदस्य का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। उसमें लोकसभा में 5 वर्ष का होता है, इसमें 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक दूसरे वर्ष इसके जो सदस्य हैं वो 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और इसके सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो निर्वाचन अप्रत्यक्ष, यानी जनता तो उनको नहीं चुनती है, उनको जनता नहीं चुनती है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन से इसके सदस्य राज्यसभा के मेंबर होते हैं। और ये जो राज्यों की विधानसभाएं हैं, तो राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इनका निर्वाचन करते हैं। तो देखिए इसकी अधिकतम संख्या 250 है, ये अधिकतम है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है लेकिन इससे कम हो सकती है। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 245। अब 245 में 12 सदस्य जो है वो निर्वाचित नहीं होंगे, वो मनोनीत होंगे, अपॉइंटमेंट उनका होगा। और वो 12 जो मेंबर हैं वो कौन से होंगे? वो सदस्य कला वर्ग के हो सकते हैं, विज्ञान वर्ग के हो सकते हैं, लिटरेचर के हो सकते हैं और सोशल वर्कर हो सकते हैं। तो ये ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति जो है वो मनोनीत करता है, उनका अपॉइंटमेंट करता है। वो पूरे देश से ये देखता है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने असाधारण समाज में इन क्षेत्रों में से किसी में, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में या साहित्य यानी लिटरेचर के क्षेत्र में या सोशल क्षेत्र में सोशल वर्कर के रूप में उसने काम किया है और उसकी उपलब्धियां हैं, लोगों को लाभ हुआ है। तो अगर जिनको राष्ट्रपति उचित समझते हैं तो वो ऐसे 12 जो मेंबर हैं उनको वो अपॉइंटमेंट करते हैं, मनोनीत करते हैं। इनका निर्वाचन नहीं होता है। अब शेष का निर्वाचन होता है, तो निर्वाचन अप्रत्यक्ष रीति से होता है। अब देखिए इसकी जो रीति है, जो इसकी प्रोसेस है निर्वाचन की, वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है और आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम जो है उससे इनका प्रोसेस होती है इनके इलेक्ट होने की। अब इसके बाद इसमें जो वर्ष 2003 में कुछ परिवर्तन इसमें किए गए। वर्ष 2003 में क्या परिवर्तन? 2 परिवर्तन मुख्य रूप से किए गए कि अगर कोई प्रत्याशी है वो किसी स्टेट से लड़ना चाहता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो जिस स्टेट से लड़ रहा है उसी स्टेट का वो निवासी हो। एक तो ये बाउंडेशन समाप्त कर दी गई, ख़त्म कर दी गई। और दूसरा इसमें जो पहले इसमें क्या होता था कि पहले गुप्त मतदान होता था, मतलब दिखा करके नहीं होता था, प्रत्यक्ष नहीं होता था, गुप्त मतदान होता था। तो उसमें गुप्त मतदान में भ्रष्टाचार आ गया था कि लोग भीतर अंदर पैसा दे लेकर के, मतलब उनको खरीद लिया जाता था और वो वोट उनके पक्ष में कर देते थे जिनको पैसा मिल जाता था। तो जब ये भ्रष्टाचार देखा गया तो इसको दूर करने के लिए वो गुप्त मतदान के स्थान पर खुला मतदान इसमें रखा गया है कि ताकि वो भ्रष्टाचार न होने पाए। तो राज्यसभा में जो मेंबर्स का जो वोटिंग होती है वो खुले मतदान पर अब होने लगी है वर्ष 2003 के बाद से। तो साथ ही ये राज्यसभा का मैंने आपको बताया कि ये उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। इसके गठन की प्रक्रिया बताई, इसमें जो परिवर्तन वर्ष 2003 के बाद किए गए वो मैंने आपको बताया, और इसमें इसकी प्रोसेस बताई निर्वाचित होने की सदस्यों की। 12 सदस्यों का मनोनयन और शेष का अप्रत्यक्ष निर्वाचन से, और वर्तमान में 245 और अधिकतम 250। आइए चलते हैं कि संसद में कानून कैसे बनते हैं, कानून निर्माण की प्रक्रिया कैसी होती है। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं।
तो देखिए साथियों, जो संसद में कानून बनते हैं तो उसकी प्रोसेस समझ लीजिए। अब देखिए, सबसे पहले कानून बनने की स्थिति तो सबसे लास्ट में आती है। सबसे पहले सदन में कोई प्रस्ताव लाया जाता है, कोई विधेयक लाया जाता है, उसे विधेयक कहते हैं। किसी प्रस्ताव को किसी समाज में, या विधेयक 3 प्रकार के होते हैं। एक साधारण विधेयक होता है, एक वित्त विधेयक होता है, और तीसरा होता है धन विधेयक। तो पहले साधारण विधेयक पर हम चर्चा कर लेते हैं, सिंपल बिल पर चर्चा करते हैं। तो जो साधारण विधेयक होता है वो दोनों सदनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ये बाध्यता नहीं है कि नहीं वो लोकसभा में ही लाया जाएगा या फिर राज्यसभा में लाया जाएगा। दोनों में से किसी भी सदन में साधारण विधेयक को लाया जा सकता है। अब इसका अगला चरण है कि सवाल ये उठता है कि उस विधेयक को कौन ला रहा है। एक तो ये होता है कि सरकार के किसी मंत्री के द्वारा वो विधेयक लाया अगर जाएगा तो उसे सरकारी विधेयक कहेंगे। अगर जो मंत्री परिषद है, अगर सरकार की तरफ से, सरकार के किसी मंत्री की तरफ से लाया जा रहा है विधेयक, सदन में प्रस्तुत किया जा रहा है, तो वो विधेयक सरकारी विधेयक होता है। यदि किसी सांसद की तरफ से या कुछ सांसदों की तरफ से वो विधेयक लाया गया है तो वो गैर सरकारी विधेयक माना जाता है। अब देखिए, विधेयक की प्रक्रिया में 3 प्रकार के वाचन होते हैं। तो प्रथम वाचन में क्या होता है, यदि विधेयक सरकारी हो या गैर सरकारी हो, किसी भी सदन में लाया जा सकता है, जैसा कि मैंने बताया कि साधारण विधेयक। लेकिन वो जिस भी सदन में लाया जाएगा तो उस सदन के अध्यक्ष से 1 महीने पहले उसे नोटिस दे करके उसको आज्ञा लेनी पड़ती है कि भाई ये हम सदन में लाना चाहते हैं। अब देखिए, आज्ञा मिल गई, चाहे वो राज्यसभा में लाया गया हो तो उपराष्ट्रपति के उस पर आज्ञा देगा, और अगर उसमें लोकसभा में लाया गया है तो लोकसभा अध्यक्ष उसकी आज्ञा देगा। आज्ञा मिल गई। आज्ञा मिलने के बाद में सदन में वो विधेयक लाया जाएगा, और उस विधेयक से संबंधित जो खास बातें हैं वो सदन में जिस व्यक्ति के द्वारा, जिस मेंबर के द्वारा वो विधेयक लाया गया है उस पर वो चर्चा करे, अपनी बात रखे। तो उसको बात रखने का कि आखिर इसमें क्या है, इसकी खास बातें आप सदन को बताइए। तो वो उस पर भाषण देगा, उसकी खास बातें रखेगा, और उसके अगर कोई विरोध में अगर कोई बोलता है तो उस विरोधी मेंबर को भी बोलने का पूरा हक है कि वो भी अपने विरोधी विचार रखे, उसकी भी बात सुनी जाएगी। तो दोनों पक्षों की बात सुनी जाएगी, और फिर जब वो विधेयक उसको आगे बढ़ जाएगा, ये प्रक्रिया कि भाई इसको आगे बढ़ाया जाए, तब उसको सरकारी गजट में उसका प्रकाशन किया जाएगा। और लोकसभा अध्यक्ष को ये पावर है कि यदि लोकसभा अध्यक्ष ये महसूस करते हैं कि नहीं विधेयक बहुत ज़रूरी है और इसे तत्काल लाया जाना ज़रूरी है, इसको प्रोसेस को तेज़ी से आगे बढ़ना चाहिए, तो वो बिना बहस कराए ही उसको सरकारी गजट में उसका प्रकाशन कर दिया जाता है। तो उसका प्रथम वाचन जो है वो स्वतः अपने आप पूर्ण मान लिया जाता है कि पूरा हो गया। और अगर लोकसभा अध्यक्ष ये चाहते हैं कि नहीं, बहुत ज़्यादा इसकी आवश्यकता अभी नहीं है, इस पे बहस होनी चाहिए, इस पे वार्तालाप होनी चाहिए, तो फिर जैसा मैंने प्रोसेस बताया है उस प्रकार से प्रोसेस प्रथम वाचन के दौरान होता है। फिर इसके बाद सरकारी गजट में उसका प्रकाशन किया जाता है। तो इसका ये प्रथम वाचन जो है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। अब देखिए साथियों, आता है इसका द्वितीय वाचन। अब जब द्वितीय वाचन की तरफ विधेयक आगे बढ़ता है तो उसमें 3 बातों पर मुख्य रूप से विचार किया जाता है। पहली बात ये कि क्या विधेयक को सेलेक्ट कमेटी को सौंप दिया जाए, हिंदी में कहते हैं प्रवर समिति। और दूसरा विचार ये कि क्या जनमत की राय के लिए इसको अभी पेंडिंग में डाला जाए कि पहले जनता की राय ले ली जाए। और तीसरा बिंदु ये कि क्या इस पे तत्काल प्रभाव से कोई कार्रवाई की जाए। तो अब उस विधेयक की जो प्रकृति है
जो जिस प्रकृति का विधेयक है तो ये उसमें निर्णय लिया जाता है सदन में कि उसकी प्रकृति कैसी है। ये 3 जो मैंने बिंदु बताए इसको कहाँ देना उचित होगा। तो यदि विधेयक को तत्काल प्रभाव से आगे बढ़ाना अभी इतना आवश्यक नहीं है, इतना ज़रूरी नहीं है विधेयक, तो इसको सेलेक्ट कमेटी को सौंप दिया जाता है। और जब सेलेक्ट कमेटी को सौंप दिया जाता है तो वो कमेटी इसका एक एक धारा का गहनता से इसकी जांच पड़ताल करती है। और जहाँ कहीं भी विधेयक को अगर वो आवश्यक समझती है कि यहाँ पे संशोधन होना ज़रूरी है तो वो संशोधन करती है। उसकी पूरी विधेयक का एक समय लेती है और उसकी एक रिपोर्ट बना के तैयार करती है कि उसमें कौन कौन से संशोधन होना चाहिए। एक एक धारा का अध्ययन करती है, उसकी त्रुटियों को दूर करती है और एक रिपोर्ट बना के तैयार करती है। वो रिपोर्ट सदन को प्रस्तुत की जाती है और फिर उस रिपोर्ट को पास किया जाता है। और इसके बाद ये सबसे विधेयक का ये 3 वाचनों में ये द्वितीय वाचन जो होता है ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये सबसे द्वितीय वाचन जो है सबसे इम्पोर्टेंट माना गया है। अब देखिए, सेलेक्ट कमेटी के द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को भी मान लिया गया, उसको स्वीकार कर लिया गया। यदि जैसा कि मैंने बताया कि उसको तत्काल प्रभाव की कोई ज़रूरत नहीं है तो उसको सेलेक्ट कमेटी को सौंप दिया गया। सेलेक्ट कमेटी ने रिपोर्ट दे दी। अब तीसरा वाचन आता है। अब तीसरे वाचन में क्या है कि तीसरे वाचन में कोई खास बात नहीं होती है, सारा विधेयक अपने आप में पूर्ण हो चुका है। अब उसमें होना क्या है? अब पहली बात तो उसमें ये होनी है कि उसमें कोई शब्दों का भूल चूक अगर हुई है तो शब्दों के सुधार हो सकते हैं। सेंटेंस अगर गलत है तो सेंटेंस को सही किया जाएगा। बिल्कुल क्लियर कट भाषा उसकी स्पष्ट होनी चाहिए। तो ये चीज़, इसके बाद जब ये भी सब कुछ हो जाता है, ये तीसरे वाचन की बात कर रहे हैं, और जब ये भी हो जाता है तब उसको देखा जाता है कि क्या विधेयक में कोई गतिरोध है। अब यहाँ देखिए दो सिस्टम आ गए, 2 प्रोसेस आ गई। 2 प्रोसेस कौन सी हैं? यदि विधेयक में गतिरोध है तो उस पर निर्वाचन होगा। यदि विधेयक में कोई गतिरोध नहीं है और सभी लोग, विपक्ष के भी लोग चाहते हैं कि ये विधेयक पारित हो, तो उसको स्वीकृति मिल जाती है, एक सर्वमान्य स्वीकृति मिल जाती है। तो उसको दूसरा है ध्वनि मत से पारित करना। तो उसको इंग्लिश में कहते हैं वॉइस वोट। तो ध्वनि मत से पारित करना, तो उसमें मतदान की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि गतिरोध है तो उस पर वोटिंग होगी, और अगर गतिरोध नहीं है, सबके एक समान विचारधारा है कि ये विधेयक आगे बढ़ना चाहिए, कानून का रूप लेना चाहिए, तो उस पर एक ध्वनि मत से उसको पारित कर दिया जाता है। और फिर इसके बाद ये प्रोसेस, ये यहाँ से एक सदन से पूरी विधेयक की प्रोसेस, तीनों वाचन उसके पूरे हो जाते हैं और प्रोसेस उसकी पूरी हो जाती है। फिर यही प्रोसेस उसकी दूसरे सदन में जाती है, दूसरे सदन में भी यही प्रोसेस होती है, और वहाँ से भी अगर विधेयक पास हो जाता है, पारित हो जाता है, तो फिर ये विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करते हैं। और या तो वो उस पर हस्ताक्षर करें, यदि उससे वो सहमत नहीं है तो उसे पुनर्विचार के लिए वापस सदन में भेज सकते हैं, इस पर पुनर्विचार किया जाए। ये राष्ट्रपति को पावर होता है। लेकिन यदि वो पुनर्विचार के लिए वो संसद उचित नहीं समझती है और जस का तस ये चाहती है कि नहीं, इसी रूप में, इसी स्वरूप में, बिना इसमें कोई संशोधन किए राष्ट्रपति इसको पास करें, तो जब वो राष्ट्रपति के पास दोबारा जाएगा तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होता है, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वो विधेयक कानून का स्वरूप ले लेता है, और फिर उस कानून को लागू कराने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल की होती है। साथियों, तो ये जो प्रोसेस थी कानून निर्माण की, वो मैंने आपको प्रोसेस बताई, और आज की जो क्लास है वो यहीं तक रहने दीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।